We'll start with income from other sources. This is the residual head. Means if anything which is not coming under any other head, means any other head matlab income from salary, income from house property, capital gain, then income from business or profession. If any income is not coming under any other head, then it will be taxable under this head. So that may be lottery, because lottery is not taxable elsewhere. Same with interest, commission, which is not a part of business, profession or salary. So we are not talking about that commission. Family pension है, royalty, directors fees, subletting of house. ठीक है, लेटिंग तो आपको पता है ना कहाँ पर आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने किसी से लेट किया, मतलब आपने किसी से रेंट पे लिया और आपने किसी और को रेंट पे दिया। सो यू आर नॉट दी ओनर, है ना। तो सबलेटिंग आपके ऊपर अप्लाई होगा। सबलेटिंग मतलब आप एक्चुअल ओनर नहीं है। और हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी चीज को टैक्सेबल होने के लिए एक्चुअल ओनर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे ली है और आपने किसी और को वो रेंट पे दे दी है, ठीक है, सो दैट इज सबलेटिंग, उसको सबलेटिंग बोलते हैं। और सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लाइकवाइज डिविडेंड, डिविडेंड को लेके एक मेजर चेंज है। हम लोग ने सीखा था कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट, लेकिन अब सारे डिविडेंड टैक्सेबल है। ठीक है, अब सारे डिविडेंड टैक्सेबल है फ्रॉम दिस असेसमेंट ईयर, फ्रॉम दिस ईयर इट इज टैक्सेबल। ठीक है, यही ईयर ये अमेंडमेंट आया है विच आई रेड जस्ट नाउ। ठीक है, तो अभी ये डिविडेंड सारे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। इवन इन दिस नोट्स इट इज नॉट देयर। मैं जब बुक रिफर कर रहा था तो बुक से मैंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, सो इट इज टैक्सेबल नाउ, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल। अब आपको डिविडेंड से लेके कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, तो हम लोग बाकी के भी नोट्स में जहां जहां पे गलती हुई है वहां पे हम लोग चेंज करेंगे। चैप्टर 1 में भी था डिविडेंड, ठीक है, इट इज नाउ टैक्सेबल। ठीक है, ओके। कैजुअल इनकम का मतलब होता है आपका लॉटरी वगैरह जो है वो कैजुअल इनकम में आ जाता है। क्या जानना है आपको, लॉटरी में से कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है। अगर उसमें से टीडीएस माइनस किया हुआ है तो वापस से ऐड कर दो। कितना टीडीएस होता है, ऑब्वियसली 30% होता है। आपको कुछ भी करने की यहाँ पे टीडीएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर में आप टीडीएस वैसे भी पढ़ने वाले हो। ठीक है, किसी भी चीज को 100% पे लेकर आने के लिए कैसे लेकर आना होता है, किसी भी चीज को कि फुल वैल्यू कैसे मालूम होती है। ठीक है, इंटू 100 करना है और डिवाइड, जितना उसमें से डिडक्ट हुआ है उससे आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मतलब अगर वो अभी 70% पे है तो 100 डिवाइड बाय 70 करेंगे तो आपको फुल अमाउंट उसका मिल जाता है। बट एनीवेज आपको ये सब चीज की अभी फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है। कभी भी अगर इनकम दिया होता है तो उसमें से उसका टीडीएस भी दिया होता है, तो आपको क्या करना है, टीडीएस वापस से ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ किस पे टैक्स करते हैं, ग्रॉस अमाउंट पे। मैंने सैलरी में ही बताया था आपको। ठीक है, नेट रहेगा तो उसको ग्रॉस करना है, वैसे सेम है यहाँ पे भी। अगर नेट रहेगा तो ग्रॉस करना है, जितना भी नेट है आपको उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा और उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। और बाकी सब चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये फिर लॉटरी का, फिर हॉर्स रेसेस में क्या होता है वो सब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैजुअल इनकम जो है आपका, लॉटरी इनकम है, गैम्बलिंग है, बेटिंग है। ठीक है, बेटिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, है ना। हॉर्स रेस, फिर क्रॉसवर्ड पजल वगैरह जो है वो सब क्या है, टैक्सेबल है। ओके, सो लॉटरी इनकम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं साथ साथ में जो है वो वर्ड फाइल चालू रखता हूँ, सो दैट जो मेजर चेंजेस है हम लोग इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग रीड करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम को हम लोग कैजुअल इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लैश मार के कैजुअल इनकम भी लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है इसके लिए, ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एंड इफ it is net then add whatever is deducted.
ठीक है, इफ इट इज नेट आप क्या करेंगे, उसको वापस से क्या करेंगे, जो भी उसका डिडक्शन हुआ है वो आप क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एंड इधर ही पे याद रख लेंगे तो बेटर रहेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में हेल्प हो जाएगी। इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एट 30%। ठीक है, ओके। देन सेकेंड पॉइंट इसका है हमारे लिए, इफ इट इज नेट देन एड वॉट एवर इज डिडक्टेड। ऑलवेज ग्रॉस अमाउंट इज टैक्सेबल। ठीक है, ओके। नाउ नो एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम कैजुअल इनकम। ठीक है, ओके। सो ये हम लोग ने कल भी डिस्कस कर लिया था, आज भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, मतलब हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, दैट इज लॉटरी का। सर इट सर इज इट न्यू चैप्टर? यस इट इज न्यू चैप्टर, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसलिए टाइम पे ज्वाइन होने का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, दैट इज लॉटरी इनकम। देखा, टैक्सेबल करना है, कुछ भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए उसमें से, इट शुड बी ऑलवेज ग्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे फैमिली पेंशन के ऊपर। ठीक है, फैमिली पेंशन पे जाएंगे अभी। फैमिली पेंशन के बारे में तो आपको डिटेलिंग पता है। ठीक है, अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट किसी एम्प्लॉय की, तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है। ठीक है, और भी केसेस हैं उसके लिए, अगर रिटायरमेंट हो गया है उसके बाद भी अगर उसका पेंशन है तो उस केसेस में भी उसको फैमिली को जाता है। ठीक है, तो एनीवेज फैमिली पेंशन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिकॉज जिसको मिल रहा है वो तो एम्प्लॉय नहीं है ना। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली पेंशन। ठीक है, फैमिली पेंशन जो है वो थोड़ा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, कितना एग्जेम्प्ट है, या तो 15,000 या तो 1/3, जितना भी आपका लेस है इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब टैक्सेबल कितना होगा हमेशा, एक्चुअल अमाउंट माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना होगा हमेशा, या तो 15,000 या तो 1/3 ऑफ द एक्चुअल अमाउंट रिसीव। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल है। ठीक है, दिस इज अबाउट फैमिली पेंशन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया है, आता भी है। ठीक है, नाउ यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, डिविडेंड है तो डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल, अब ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल, डिविडेंड इज टैक्सेबल ऐसा लिखते हैं, टैक्सेबल इवन फ्रॉम इंडियन कंपनी फ्रॉम AY 21 22। ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर लेना है तो आप प्रीवियस ईयर का ले लेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल। ओके, सो कौन से इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। ठीक है, तो ये टैक्स फ्री जो है वो भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एंड ये लास्ट में होना चाहिए था वैसे, लेकिन फिर भी आपके जानने के लिए कि इंटरेस्ट
फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, फिर आपका नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, देन इंटरेस्ट ऑन नेशनल रिलीफ बॉन्ड। अब इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। इनकम फ्रॉम यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनी अलाउंसेस पेड टू एमपी। याद रखना है कि जो एमपी को जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है इट इज टैक्सेबल, लेकिन उसका अलाउंसेस जो है वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है, सिंपल चीज है। ठीक है, तो दिस आर टैक्स फ्री, जैसा था वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके। ये सारे आपके जो है टैक्स फ्री इनकम है अदर सोर्सेस में। हाँ, इसके बाद नोट लिखा हुआ है देखो, सैलरी टू एमपी इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ओके, बाकी के सारे इंटरेस्ट सारे डिविडेंड तो टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट को हो नॉन गवर्नमेंट के हो, कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सिमरन, यूटीआई का फुल फॉर्म यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। कहाँ पे थे हम लोग? डिविडेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी गिफ्ट है ना, गिफ्ट जिसको बोलते हैं हम लोग इनकम विदाउट कंसिडरेशन भी बोलते हैं, मतलब बदले में आपने कुछ भी नहीं दिया, तो इनकम विदाउट कंसिडरेशन होता है वो। ठीक है, गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, क्या याद रखना है? गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट फुली। आप रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं। सर रिलेटिव क्या होता है? अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में रिलेटिव किसको बोलते हैं। ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट फुली। गिफ्ट ऑन दी ओकेशन ऑफ मैरिज, लेते हैं ना गिफ्ट मैरिज के ओकेशन पे, एग्जेम्प्ट फुली। गिफ्ट इन any other cases exceeding 50,000 is fully taxable। तो मुझे बताओ, अगर आपने 50,000 से कम गिफ्ट लिया है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? नो सर। है ना, कॉमन सेंस है। 50,000 लिया है तो भी टैक्सेबल नहीं है। अगर मैंने 51,000 का गिफ्ट लिया है तो कितना टैक्सेबल है? पूरा 51,000 फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपने गिफ्ट कितने का लिया है? 50,001 रुपीज का लिया है तो पूरा टैक्सेबल होगा, कुछ भी एग्जेम्प नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई 50,001 रुपीज दे रहा है तो 1 रुपए कम लो, 50,000 लो, ताकि वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 1 लिया तो पूरा 50,001 पूरा टैक्सेबल है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट। फिर इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी वो सब छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी केसेस दिए हैं जहां पर गिफ्ट जो है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। ये मैं वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और हम लोग थोड़ा रीड कर लेंगे। वैसे ये दोनों केसेस के अलावा कभी मतलब ये तीनों केसेस के अलावा और कोई केस आता नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो मैंने आपको बता दिया, मैरिज वाला तो मैं डिलीट कर देता हूँ। रिसीव्ड अंडर विल, आपको पता है विल किसको बोलते हैं। इनहेरिटेंस भी आपको पता है। ठीक है, किसी की पेयर की ही डेथ हो गई, आपके पास ही रह गया। ठीक है, फ्रॉम एनी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां से अगर आपको गिफ्ट मिला है। हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एनी ट्रस्ट वगैरह को अगर मिलता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सिर्फ टैक्सेबल क्या है इनके अलावा, एक्सीडिंग 50,000। ठीक है, बस। तो ये इसका पार्ट है। ठीक है, ओके, ये सब फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, सिर्फ क्या टैक्सेबल है, ये चीज याद रखना है। अरे रेड क्यों नहीं हो रहा ये क्या फालतू गिरी है अभी? अब हो गया। ठीक है, आई होप वी हैव कंप्लीटेड। सबलेटिंग वगैरह बाकी है क्या? बाकी होगा, आगे होगा। अच्छा, ये है आपका रिलेटिव्स। ठीक है, अब मैं इसको कैसे कॉपी होगा पेस्ट होगा नहीं मालूम। ठीक है, सन्स और ये वाला तो मैं आपको नेक्स्ट सेमिस्टर में बताऊंगा, क्लबिंग प्रोविजन में बता दूंगा। अच्छा, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप किसको कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब आपकी वाइफ या हस्बैंड। ठीक है, एज द केस में भी, इन केस ऑफ मेल इट इज वाइफ, इन केस ऑफ फीमेल इट इज हस्बैंड। ठीक है, और अगर किसी को और कोई कॉम्बो, तो वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन स्पाउस। ठीक है, ब्रदर्स और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, योर ब्रदर एंड योर सिस्टर इज योर रिलेटिव। ठीक है, तो आज के बाद आप याद रखना, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो आपके साला साली जो है, ठीक है, या फिर क्या होते हैं, ननंद है ना, ननंद और जो जेठ होते हैं या फिर देवर होते हैं। ठीक है, लड़की के केस में और लड़के के केस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस तरह से आपको याद रखना, ब्रदर और सिस्टर ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। तो आपके स्पाउस के जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, तो लड़के के केस में साला और साली होते हैं, और लड़की के केस में ननंद होते हैं, जेठ होते हैं, देवर होते हैं, जो भी, ये सब उनके रिलेटिव में होते हैं। ठीक है, देखो, उनकी जो है ना, उनके हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे कवर नहीं हुए। ठीक है, सिर्फ आपके साला और साली और देवरानी, सॉरी देवर, और आपकी जेठ और आपकी ननंद। ठीक है, उनके हस्बैंड और वाइफ यहाँ पे कवर नहीं हुए रिलेटिव के डेफिनेशन में। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, आपके मदर एंड फादर, ठीक है, आपके रिलेटिव हैं। सॉरी, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, आपके पेरेंट्स के जो ब्रदर एंड सिस्टर है, मतलब आपके चाचा चाची, खाला खालू, है ना, यही होता है ना ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो आपके अंकल और आंटी। ठीक है, वंस अगेन यहाँ पर उनके हस्बैंड एंड वाइफ कवर नहीं हुए, तो आपके जो हैं वही वहां पे कवर हो गए। ओके, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, तो आपसे छोटे छोटे छोटे, आपसे बड़े बड़े बड़े, ठीक है, जो भी हैं आपके असेंडेंट और डिसेंडेंट। ठीक है, तो आपके पापा, उनके पापा, उनके पापा, सब कवर हो गए। आपके बेटे, उनके बच्चे इसमें कवर हो गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं असेंडेंट एंड डिसेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आप एक लाइन में ऐसे खड़े हो जाओ, तो आपके पीछे की पीढ़ी और आपके आगे की पीढ़ी, ठीक है, ठीक है, वो किस में आ जाते हैं, आपके लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट में आ जाते हैं। और सेम आपके स्पाउस के भी। ठीक है, तो प्रोबेबली आपके स्पाउस के और आपके सेम होंगे, लेकिन हर जरूरी नहीं पूरी तरह से सेम है। ठीक है, आपके शादी से पहले के जो रिलेशन है उनके तो अलग होंगे, बाद के शायद सेम हो सकते हैं, बच्चे बच्चों के बच्चे तो सेम होंगे। ठीक है, और लेकिन पेरेंट्स वगैरह अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। तो आपके सास एंड ससुर भी यहाँ पे कवर हो गए हैं। ठीक है,
और आपके मदर फादर भी यहाँ पे कवर हो गए, आपके बच्चे भी यहाँ पे कवर हो गए। अगर देखा होगा आपने तो यहाँ पर कहीं भी लिखा नहीं है, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट में आते हैं। ठीक है, फादर मदर, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके इसमें नीचे आपको मिलेंगे, डिसेंडेंट में आपको मिलेंगे आपके बच्चे वगैरह जो है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आपकी वाइफ के भी स्पाउस ऑफ द पर्सन रिफर्ड, अब तो वो स्पाउस की डेफिनेशन अलग से दिया है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, रिलेटिव हैं। ठीक है, ये सब आपके रिलेटिव हैं। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। रिलेटिव मीन्स सबसे पहले स्पाउस, रख देते हैं ना, एग्जाम्पल भी रख देते हैं। 5 6। ओके भैया, कुछ बोलना है किसी को? सर ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना फॉर एग्जाम? क्यों नहीं है बेटा एग्जाम? मैंने कब बोला ये एग्जाम में नहीं आएगा? अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं पढ़ा रहा होता आपको। और मैं मजाक तो नहीं कर सकता ना एग्जाम के टाइम पे, अभी कुछ टाइम में एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, सो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज मिस्टर मिसेस ए। ठीक है, हम लोग लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और ब्रदर और सिस्टर, हाँ अगर आप ये बोलेंगे कि ये मतलब रिलेटिव की डेफिनेशन है, हाँ रिलेटिव की डेफिनेशन तो आपको नहीं ऐसे आ सकती, बट आपको पता होना चाहिए रिलेटिव में क्या क्या आते हैं। कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, वो घुमा फिरा के आपको दे देंगे गिफ्ट, आपने इससे रिसीव किया, तो अगर वो आपका रिलेटिव नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा, वो याद रखना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं पता है। हेलो, Yes. मुझे नहीं हेलो, हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आपको भी नहीं सुनाई दे रहा है? मेरा नेटवर्क वीक है क्या? No, sir. Your voice is clear. अच्छा, ओके। सो मुझे किसी की तो वॉइस वॉइस एकदम ब्रेक होके आ रही है, तो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज, यहाँ पर एग्जाम्पल ब्रदर एंड, सॉरी, ब्रदर एंड सिस्टर हो गया। ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज ब्रदर और सॉरी, ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर or sister of the parents of the individual, that is brother and sister of the father or mother of A. Any linear ascendant or descendant of the individual, linear ascendant and descendant of A. ठीक है, any linear ascendant or descendant of spouse of the individual, तो ये है आपके। ठीक है, ये सब हैं आपके रिलेटिव। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने सारे उनके रिलेटिव्स देखे हैं। ठीक है, ओके। सो वापस से बता देता हूं आपको, आपकी वाइफ या फिर हस्बैंड, आपके ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, आपकी वाइफ या हस्बैंड के ब्रदर एंड सिस्टर, आपके पेरेंट्स के मतलब मदर एंड फादर के ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, उसके बाद आपके लीनियल असेंडेंट एंड डिसेंडेंट, आपके मदर फादर एंड बच्चे आपके। ठीक है, आपके सास ससुर। ठीक है, ऊपर तो मतलब उसके भी ग्रैंड ससुर और सास है तो वो भी उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में आ गए। ठीक है, आप बोलेंगे क्या मेरे साले की वाइफ भी यहाँ पे कवर होती है या फिर मेरे ननन के हस्बैंड भी यहाँ पे कवर होते हैं? नो, कहीं पे है क्या? बताओ। No, sir. हाँ, तो ये चीज याद रखना है। हाँ? तो आता है ऐसे भी। तो यही है, रिलेटिव्स इतने ही है तुम्हारे, इसमें ही खुश रहा करो और इनको खुश रखा करो। ठीक है, क्योंकि यही आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, दूसरे नहीं देने वाले। दूसरे सिर्फ आपके इनकम का मजाक उड़ा सकते हैं, या आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। ठीक है, आप इनसे गिफ्ट ले सकते हैं,
वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभी मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। अभी एक बार मैं नोट्स की तरफ मतलब टेक्स्ट बुक की तरफ देख लेता हूँ, अगर कुछ बचा है तो। हाँ, सबलेटिंग ना, सबलेटिंग नहीं हुआ, इंपॉर्टेंट भी है सबलेटिंग। ये मैं थोड़ा लास्ट में ले लेता हूँ क्योंकि ये ब्रेक हो गया है बीच से, टैक्स फ्री में आ गया। ओके, यहाँ पर हम लोग देंगे सबलेटिंग। कुछ पढ़ना नहीं है, सबलेटिंग इज टैक्सेबल ओनली, इसमें कुछ और नहीं है पढ़ने जैसा भी। ओके, सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने, आप ओनर नहीं है उसके, लेकिन आपने क्या किया है, उसको लेट किया है, मतलब आपने उसको रेंट पे दिया हुआ। ठीक है, इट इज टैक्सेबल। ठीक है, एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड हर जगह पे, डिविडेंड हो, ठीक है, गिफ्ट हो, ठीक है, बाकी मतलब गिफ्ट के लिए तो कोई एक्सपेंसेस नहीं होता, बट फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूँ, हर जगह पे आप एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर सकते हैं। अभी मुझे बताओ, क्या प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी आपने किया था, सब लेटिंग मीन्स टैक्सेबल? अरे बेटा, सब लेटिंग का मतलब होता है आपने किसी से प्रॉपर्टी लिया और उसको रेंट पे दे दिया, मीन्स यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर। होता है ना ऐसा, आप क्या करते हैं, एक साथ में बहुत सारा अमाउंट देते हैं और वो हाउस प्रॉपर्टी आप ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप खुद नहीं रहते, उसको किसी और को रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड सबलेटिंग। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता था, लेटिंग होता था, वहां पे कोई भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं थे। ठीक है, डिडक्शन के नाम पे हम लोग को दो डिडक्शन मिलती थी। ठीक है, एक तो था स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो, क्योंकि अदर सोर्सेस में आप इनकम अर्न करने के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं तो माइनस कर सकते हैं, लाइक रिपेयर है, डिप्रिसिएशन है, मेंटेनेंस है, ठीक है, चार्जेस है, वो सब माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर लेटिंग बताया है तो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, होता है ना, ये सब लेटिंग होता है। एनी अदर एसेट, और याद रखना कि वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नहीं होना चाहिए, पहली चीज, नहीं तो लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी इसी में डाल दोगे आप। ठीक है, सो ये सब भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि एनी एक्सपेंसेस कैन बी डिडक्टेड। ठीक है, हमने डिविडेंड कवर कर लिया है, हमने इंटरेस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, सारे इंटरेस्ट टैक्सेबल है, सिवाय जो इंटरेस्ट मैंने वहां पे बताया पोस्ट ऑफिस और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का। देखो हर जगह पे एक्सपेंसेस माइनस किया हुआ है। ठीक है, हर जगह पे माइनस किया है। रेंट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबलेट दिया है, देखा? ठीक है, रेंट फ्रॉम अदर असेट आप सब माइनस कर सकते हैं, कलेक्शन चार्जेस, एक्सपेंसेस ऑन असेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड। कई बार आप क्या करते हैं, आप खुद मशीन लिया होता है आपने कर्जे पे, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, ठीक है, वो सब माइनस कर सकते हो आप, इनकम में से आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं। कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल है, मैंने बता दिया। एनी अदर मतलब सारे ही, रॉयल्टी ऑन बुक्स है, डायरेक्टर्स फीस है, ठीक है, एग्जामिनस रेम्यूनरेशन है, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री है ना, ये तो आपको पता है कि टैक्सेबल है। सैलरी ऑफ एमपी एमएलए दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे हम लोग को याद करना पड़े। गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 50,000 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन का मतलब होता है जब आप लेबर का अपने जो करवाते हैं इंश्योरेंस वगैरह, कीमैन जो होता है वो आप अपने पर्सनल मतलब जो आप अपने एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस करवाते हैं वहां से अगर पैसे मिलते हैं तो यहाँ पर वो टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, और अगर वो कीमैन है तो कीमैन या मतलब इम्पोर्टेंट मतलब वो अच्छी पोजीशन पे होगा, डायरेक्टर्स हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो लेबर नहीं एक्चुअली। कीमैन मतलब जो होता है वो आ, उसकी पोजीशन जो होती है वो ठीक होती है, इस तरह से वो कीमैन इंश्योरेंस दिया है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो किसकी ली जाती है, एम्प्लॉय की ली जाती है ना।
Okay, keyman insurance is defined as an insurance policy where the processor as well as the premium payer is the employer, है ना? Employer लेता है अपने employee के लिए. The life to be insured is that of the employee and the benefit in case of claim goes to employer. ठीक है, मतलब इस केस में ऐसा होता है कि आप अपने एम्प्लॉय का तो इंश्योरेंस ले रहे होते हो, ठीक है, आपका एम्प्लॉय कवर होता है, लेकिन जो बेनिफिट मिलता है वो किसको होता है? एम्प्लॉयर को होता है. तो ये एक्चुअली एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप मिल भी रहा है, तो भी एम्प्लॉय को थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, किसको मिलने वाला है? एम्प्लॉयर को मिलने वाला है. इसलिए ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं गया, इसलिए यहाँ पर आ गया अदर सोर्सेस में. तो ये इनकम किसको मिलने वाला है? 2 मिनट. Okay, so this is done, and from my end I have completed everything from income from other sources. उसके ऊपर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चंस भी है बुक में, बट ऐसा कोई मेजर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता. 2 मिनट में क्वेश्चन पे जाता हूँ. देखो यहाँ पर है. मुझे बताओ, मिस्टर रिचर्ड इज नॉन रेसिडेंट. ही हैज अर्न द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31st March. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीलंका, ठीक है, रिसीव्ड इन श्रीलंका. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है? हेलो, इज इट नॉट Yes, क्लियर? sir. In between your voice is breaking. हाँ हाँ, क्योंकि Yes, sir. हाँ, बिकॉज इंटरनेट अनस्टेबल हुआ है. नाउ इज इट फाइन? Yes, sir. Yes, Oh, sir. ओके, ठीक है. इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन श्रीलंका, इज इट टैक्सेबल? Yes, sir. डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड इज टैक्सेबल, बताया था मैंने आपको, ठीक है. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज आल्सो टैक्सेबल. फाइनल डिविडेंड फ्रॉम पेस कंस्ट्रक्शन, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल. इंटरिम डिविडेंड हो या फिर कोई भी डिविडेंड हो, उससे हम लोग को लेना देना नहीं. डिविडेंड फ्रॉम नेशनलाइज बैंक इज आल्सो टैक्सेबल. अच्छा, ये देखो 4th पॉइंट, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख, टीडीएस उसका कितना है? 35,000, ठीक है. अब ये जो इनकम है इसमें से टीडीएस इन्होंने माइनस कर दिया है, ठीक है. विनिंग फ्रॉम लॉटरी जो है 1 लाख है, और उसके बाद इन्होंने ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया है कि टीडीएस इसमें से डिडक्ट किया है या नहीं. अगर ये दिया है कि नेट है, तो ये ग्रॉस है या नेट है, दिया नहीं ना इन्फॉर्मेशन. और जब भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रॉस ही ट्रीट करते हैं, ठीक है. तो इस तरह से ये 1 लाख पूरा का पूरा वैसे भी टैक्सेबल होगा. टीडीएस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेट ऐसा दिया नहीं, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान देना. ओके, फिर ये क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट्स है, उसके म्युनिसिपल डिबेंचर है, डिबेंचर इन टेलको भी. इसमें से कोई ये नहीं है, एग्जाम नहीं है, सारी चीजें टैक्सेबल ही. कुछ एग्जाम वाला आए या टैक्सेबल वाला आए तो समझ में आए. अच्छा, हम लोग ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है. अब उस पर जाते हैं वापस से. ये व्हाट्सएप लोड हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग ने हर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखा ही होगा. कहाँ गया? ये ओपन ही नहीं हो रहा, ठीक है. अटेंडेंस लिंक तो मैं ओपन कर लूँ, ठीक है. 3 ही मिनट बाकी है. ओके, इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यूज करेंगे. 2 बाकी है हमारे चैप्टर. एक तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस बाकी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बाकी है. पहले ये दोनों कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है. तो बाय टुमारो एंड बाय डे आफ्टर टुमारो आपके पास काम रहेगा. इसके टेस्ट वगैरह जो है वो आपको सॉल्व करके आना है. कहीं आ रही है, ठीक है. उसका लिंक जो है मैं आपको भेजूंगा, डोंट वरी. अभी तक भेजा नहीं, मैं तो अभी आप पूछोगे कि भेज दिया है करके. इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ है, बट हमारा लेक्चर खत्म हो गया तो टेंशन वाली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर आपको एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है, सो दैट यू कैन डू इट.
एनीवेज ऐसा कभी होता नहीं है जनरली कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो अदर सोर्सेज पे आए। हाँ, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता तो एक बार फिर भी पॉसिबल आप बोल सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको 2-3 एक्सपेंसेस दिए होंगे, आपको पता होना चाहिए कि टैक्सेबल है या फिर नॉन टैक्सेबल। उसके लिए अच्छे से आप नोट्स को पढ़ लेना। मैं ये जो मैंने बनाया है मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर सर ये लिंक किसका है? Sabir sir, tomorrow college is working now. No, na. Tomorrow is not working. It's a public holiday. Tomorrow is a public holiday. आपके लिए हॉलीडे है। तो पहला वाला लिंक जो है वो बैफ का है, दूसरा जो लिंक है वो बीएफएम का है। जो छोटा लिंक है वो बीएफएम का है, जो बड़ा लिंक है वो बैफ का है। ठीक है। ओके, सो डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। अपना ही देखकर आप क्या करेंगे, उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे। और 2 दिन है तो आपके पास छुट्टी होगी। 2 दिन आराम से टेस्ट वगैरह सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में। हेलो। हेलो, हाँ बोलो। कल छुट्टी है बेटा, कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, आपको छुट्टी है। इट्स अ नेशनल हॉलीडे। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। सर कॉलेज फॉर्म कौन सा फॉर्म चाहिए? मे बी कॉलेज में भी फंक्शनिंग हो सकता है, वो फॉर्म्स वगैरह एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, लेकिन लेक्चर्स वगैरह नहीं होंगे। अगर किसी ने एक्स्ट्रा लेक्चर किया है तो मालूम नहीं। सर बीएफएम का लिंक सेंड करो, रुको भेजता हूँ। कॉलेज फंक्शन कर रहा है कि नहीं वो मुझे पूछना पड़ेगा। प्रोबेबली 99% कॉलेज इज वर्किंग, मतलब ऑफलाइन कॉलेज वर्क कर रहा है, लेकिन लेक्चर्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, और अगर लेक्चर्स होंगे तो इन्फॉर्म किया जाएगा आपको कि लेक्चर्स है करके। जैसे प्रॉब्लम मेरा तो नहीं है शायद, क्योंकि मुझे टेस्ट लिंक देनी है, तो मैं टेस्ट लिंक दे दूंगा खाली आपके ग्रुप में बस, या गूगल क्लासरूम। ठीक है, अभी बंद हो जाएगा ये लेक्चर। सर लिंक सेंड करो ना। भेजा ना, कितनी बार भेजूं? बीएफएम का तुम्हारे बोलने के बाद ही भेजा है मैंने।